चलिए, अब तीसरे पार्ट में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जो कुछ भी हमारा फोटोसिंथेसिस में बना था, यानी कि लाइट रिएक्शन हुई थी, उसमें जितना भी बना था प्रोडक्ट्स, उसके आगे की बातें अब यहाँ शुरू होंगी। यानी कि एटीपी और एनएडीपी जो बने थे, उनका यूटिलाइजेशन क्या होगा, उनका यूज क्या होगा एटीपी और एनएडीपी का। देखिए, एटीपी और एनएडीपी क्या है? ये एनर्जी करेंसी है। ये क्या है? एनर्जी करेंसी है। ये एनर्जी देती हैं और इसी एनर्जी का यूज करके अब डार्क रिएक्शन चलेगी। एक छोटा सा रिकॉल दे देते हैं आपको। ये लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने बात करी थी जेड स्कीम की, और जेड स्कीम के बाद इसमें हम लोगों ने बात ये भी करी थी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की। इसके बाद अब जो बात कर रहे हैं, एक बार छोटा सा रिकॉल, यानी फोटोसिंथेसिस जो होती है, इसमें दो पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस में। एक तो होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन को हमने क्या कह दिया था? हिल रिएक्शन कह दिया था। ओके सर, ठीक है। इसमें जो डार्क रिएक्शन होती है, हिल रिएक्शन में इसमें होता क्या है? लाइट की प्रेजेंस में बन जाता है एटीपी NADPH, ये दो चीजें बन जाती हैं। ये क्या है? एनर्जी करेंसी। ये क्या है? एनर्जी है। देखिए, डार्क रिएक्शन में क्या होना है? डार्क रिएक्शन में होना यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाएंगे हम? कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, वो क्या है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ही फ्रक्टोज के साथ में मिला के सुक्रोज बनेगा, और जो सुक्रोज है यही आगे जाके बना देगा स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च बनाना है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाना है डार्क रिएक्शन में। ठीक है, डार्क रिएक्शन चलती किससे है? जो लाइट रिएक्शन की एनर्जी है उससे। और लाइट रिएक्शन में एटीपी कैसे बन रहा है? वाटर का स्प्लिटिंग हो रही है H2O की, और उससे आपकी ऑक्सीजन निकल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन का रिजल्ट क्या रहा? लाइट रिएक्शन का रिजल्ट ये रहा, वाटर टूट के ऑक्सीजन बना। पहली चीज, रिजल्ट में क्या मिला? ऑक्सीजन मिली, एटीपी मिला, और NADPH मिला। ये ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये निकाल दिया जाता है, और यही ऑक्सीजन आप लोगों को मिल रही है एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये जो एनर्जी करेंसी है, इसका यूज करा जाता है डार्क रिएक्शन में इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। लेकिन अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं जो अलग अलग तरीके से इसको फिक्स करेंगे। कुछ प्लांट्स C3 प्लांट कहलाते हैं, जो एक स्टेप की तरीके से अपना काम कर रहे हैं, एक तरीके की रिएक्शन है। कुछ C4 प्लांट्स हैं जो अलग तरीके से इसे फिक्स कर रहे हैं, और कैम प्लांट है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये तीन तरीके के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, और कैम साइकिल या कैम पाथवे। तो C3 जो होता है इसे कैल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं, कैल्विन साइकिल। ठीक है, इसे हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं, हैच एंड स्लैक। और ये तो कैम है ही, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्लियर? हम लोग डार्क रिएक्शन के ऊपर आ गए हैं, बायोसिंथेटिक फेज के ऊपर आते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस कर क्या रही है? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम समझाएं आपको फिर से, कि बाइक में आप पेट्रोल डालते हो तो बाइक चलती है, लेकिन आप उस पेट्रोल को खुद पी लो तो क्या आप चलने लगोगे? नहीं चलते हो। आप खाना खाते हो तो आप चलते हो, लेकिन क्या रोटी अपने आप चलने लगती है? नहीं चलती है। रोटी बन रही है पेड़ों से, क्या पेड़ों को आप पेट्रोल डाल दो, क्या पेड़ रोटी बनाएंगे? नहीं बनाते हैं। यानी हर कोई अपनी एनर्जी किसी दूसरी चीज फॉर्म में ले रहा है, और उस एनर्जी से अपना खाना बना रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो पेड़ जब अपना खाना बना रहे होते हैं, ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, लेकिन उस सनलाइट की एनर्जी से ये खाना नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं? उस सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके ये कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, एटीपी और NADP की फॉर्म में। यानी लाइट एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और ये जो एटीपी और NADPH है, इस केमिकल एनर्जी का यूज करके ये अपना खाना बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं? बस अब हम इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, डार्क रिएक्शन यहां से शुरू करने जा रहे हैं। और डार्क रिएक्शन में पहला साइकिल जो है वो कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल जो है वो
3 स्टेप में पूरा होता है, बस 3 स्टेप है। ये बायोसिंथेटिक फेज है और बायोसिंथेटिक फेज 3 स्टेप में पूरी हो रही है, ठीक है। तो पाथवे हमने बता दिया आपको, C3 पाथवे, C4 पाथवे है, और यहां पे जो पहली चीज है कैल्विन बेंसल साइकिल या कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल जो होता है इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप क्या है बेटा? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन। और तीसरा स्टेप क्या है? रीजेनरेशन। यहां 3 स्टेप में ये साइकिल पूरा हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए आइए देखें इन तीनों स्टेप को गौर से। सबसे पहले क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलेशन का जो स्टेप है इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक RuBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है। कौन होता है? RuBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ में जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद कोई एक कंपाउंड बनाती है 3 कार्बन का, इसे कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये फर्स्ट कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन? 3 कार्बन का है। इसमें कितने कार्बन है? 3। तो पहला स्टेबल कंपाउंड जो बन रहा है वो 3PGA बन रहा है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहां बनता है 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस वजह से ये जो साइकिल चला है इस साइकिल को कहते हैं C3 साइकिल। समझ में आई बात? इसका नाम C3 क्यों बना है? C3 की बात समझ में आ गई? यस सर। C3 का मतलब है पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का है। क्लियर? इसके बाद फिर आता है रिडक्शन। दूसरा स्टेप क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां हाइड्रोजन आयन को ऐड किया जाता है, NADPH से उठा के हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिया जाता है और उससे कुछ कंपाउंड बनते हैं। उन कंपाउंड से हम उनके में से कुछ का यूज करके तो बनाते हैं ग्लूकोज, कुछ का यूज करके तो हम बनाते हैं ग्लूकोज या सुक्रोज, स्टार्च बना लिया, ठीक है। और कुछ का यूज करके हम बनाते हैं, आगे चलते हैं दोबारा ATP वापस से RuBP को बनाएंगे, वापस से RuBP को रीजनरेट करेंगे। इस स्टेप को कहते हैं रीजनरेशन। तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन पूरी हो रही है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। आपको 3 स्टेप समझ में आ गए। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP में फिक्स कर दिया जाएगा। रिडक्शन, इसे रिड्यूस किया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन आयन जोड़ जाएंगे। और रीजनरेशन, उससे वापस से RuBP बना लिया जाएगा। क्लियर है? ये जो साइकिल है हमने क्या कहा है? C3 साइकिल कहा है। क्यों कहा है C3 साइकिल? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का है, जिसका नाम है PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। एक एक पॉइंट आपको डिटेल में यहां पे हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले कार्बन साइकिल जो है उसे ये पाथवे जो है कार्बन वॉज स्टडीड विद, ये कैसे स्टडी किया गया था? कार्बन साइकिल का जो पाथवे है, इस पाथवे को स्टडी किया गया था विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। कौन सी टेक्निक थी ये? रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक थी, जिसमें यूज किया गया था एक ग्रीन एल्गा जो कि यूनिसेलुलर था, क्लोरेला। और उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो ली थी वो कौन सी ली थी? रेडियो एक्टिव कार्बन था, उसमें C14 वाला था, जिसका एटॉमिक वेट C14 था। तो इस तरीके की कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हमने ट्रेस किया। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते गए इस टेक्निक में वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल थे। तो हमें वो दिखते गए कि हाँ ये कंपाउंड बना, रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, इसमें वही वाली कार्बन होगी। ये कंपाउंड बना है, इसमें रेडियो एक्टिविटी है, वही वाली कार्बन होगी। तो इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक के थ्रू हमें ट्रेस करते हुए सारा पूरा साइकिल बनाए। इसमें सबसे पहले होता क्या है? राइबोलोज 5-फॉस्फेट होता है। इसको ATP जोड़ के राइबोलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, RuBP। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले हमारा बन गया RuBP। ये जो RuBP है, ठीक, इस RuBP में सबसे पहले स्टेप जो आपका है कार्बोक्सिलेशन, यानी एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखिए 6 मॉलिक्यूल लिए RuBP के। RuBP के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 6 मॉलिक्यूल लिए। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल लिए और 6 मॉलिक्यूल में 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेंगे, एक में एक जुड़ रहा है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ के बन जाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, क्या बात हो गई? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA, 3
PGA, ये पहला स्टेबल कंपाउंड बन जाता है आपका विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रूबिस्को। रूबिस्को मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है हमारे वर्ल्ड का, दुनिया में सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को। हाँ, प्लांट प्रोटीन जो है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है। यहां पे ये कौन सी एक्टिविटी शो कर रहा है? यहां पे ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है, सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करा रहा है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ये शो नहीं कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? एंजाइम का नाम क्या है? याद रखिएगा, रूबिस्को, RUBISCO, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी तब शो करेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी तब शो करेगा जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और इसी की वजह से प्लांट्स में दो तरीके के प्लांट हो गए, C3 और C4। अगर ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करा देगा तो C4 साइकिल चलाना पड़ेगा उससे बचने के लिए। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी अगर चला दी तो इसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इसे क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन, जिसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने क्या करा, 6 मॉलिक्यूल RUBP के कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल से जोड़ के बना दिए 6 मॉलिक्यूल किसके? PGA के, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रूबिस्को। क्लियर? ये स्टेप कहलाता है कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? कार्बोक्सिलेशन मतलब फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिक्स हो गई, बन गया 3PGA। ठीक, अब आते हैं अगले स्टेप के ऊपर। अगला स्टेप जो होता है इसमें सेकंड फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का जो जुड़ जाना। तो ATP देखिए 3PGA में ATP 12 जुड़ गए, 12 मॉलिक्यूल लिए, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिए, उसमें 12 ATP जोड़ के बन गया 12 PG1 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, DPGA। ठीक है, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 12 मॉलिक्यूल बन गया। अब दूसरा स्टेप आता है रिडक्शन। यहां से शुरू होता है क्या? रिडक्शन। ठीक, तो ATP कितने लगे? 6 ATP उधर लगे, 12 ये लगे, टोटल ATP कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक, अगला स्टेप आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि जो आपका ये था 1,3 DPGA डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल जो थे, इनमें NADP लग गया, 12 NADP यूज कर लिए, और 12 NADP लगा के हमने बना दिया ग्लिसरैल्डिहाइड, पागल, PGAL, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना दिया। कितने? 12 मॉलिक्यूल। समझ में आई बात या नहीं? एंजाइम से ऊपर लिखे हुए हैं, काइनेज एक्टिविटी, ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सारे एंजाइम, और NADP था, ये NADP पॉजिटिव हो गया, वहां H था, यहाँ पॉजिटिव हो गया। समझ में आई? और H3PO4 ये क्या है? PI है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फेट यहीं से निकल जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? तो ये PGA जो था DPGA किस में बदल गया? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया। एसिड किस में बदल गया? एल्डिहाइड में, विद द हेल्प ऑफ दिस NADPH। समझ में आई बात? अब इसमें 12 में से क्या होता है, 10 मॉलिक्यूल जो थे 10 तो रिसाइकलिंग में चले जाएंगे, और जो 2 मॉलिक्यूल थे वो 2 क्या बनाएंगे? शुगर, जैसे कि स्टार्च बनाएंगे। समझ में आई बात या नहीं? ये पॉइंट हमने अलग से लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, तो 12 रीजनरेट करेंगे RUBP को, और जो 10 है, 2 जो है वो बनाएंगे आपके क्या? शुगर, और 10 रीजनरेट करेंगे। क्लियर? अब अगली सिंथेसिस सुक्रोज की देखते हैं। इसी में ही सुक्रोज कैसे बनेगी, इसी में ही स्टेप है सुक्रोज का कि सुक्रोज बनेगी कैसे। तो सुक्रोज कैसे बनेगी, इसके लिए अब बात चालू करते हैं। साइड ऑफ सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज, जो PGAL थे वो उनमें से एक कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, एक PGAL फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, एक हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने के बाद जो बचा हुआ एक था, ये टोटल कितने? 12 है, इन्हीं में से थोड़े थोड़े ले लेके हम जोड़ते जाएंगे। जो बचा हुआ एक था उसके साथ में इसे जोड़ा, और ये जोड़ के एक फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जुड़ के क्या बना रहे हैं? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना दे रहे हैं। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज से ग्लूकोज फॉस्फेट, और फिर उससे ग्लूकोज बन जाएगा। और ग्लूकोज से और फ्रक्टोज को जोड़ के बना देते हैं सुक्रोज, और सुक्रोज से आगे हमारी स्टार्च वगैरह बन जाएगी। बोलो, कोई दिक्कत? बन गई स्टार्च? कोई दिक्कत इसमें?
नहीं सर। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझा दिया, ठीक, रिएक्शन टू रिएक्शन लेके चलती चली जा रही। कितने कितने हैं हमने सब लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और देखते चले जाएंगे, आपका हो जाएगा। वैसे इसको इतना पढ़ना नहीं डिटेल में, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि डिटेल एक बार समझ लेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। अब रीजनरेशन करना है, जो बचे हुए 10 थे उनसे हम रीजनरेट करेंगे। 4 ले लिए PgAl, वो बना दिए 4 डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, 2 और 2 मिला लिए, बन गया 1 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये 3-3 कार्बन के कंपाउंड है। देखिए अगर आपने इन कंपाउंड्स के नाम पढ़ लिए, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, आपको मिल जाएगा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आपको 6 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स बताना होते हैं। बता दो, ये जितने भी यहां तक थे ये 3 कार्बन के कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। समझ में आई बात या नहीं, बोलो। तो ये सब ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज आपने पढ़े थे बायोमोलिक्यूल में, सारे नाम आपको मिल गए। अब क्या ही दिक्कत है। फिर ये जो फ्रक्टोज था, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल लिए, और देखिए ये 2 थे, ये 2 थे, तो फ्रक्टोज कितना बने, 2 मॉलिक्यूल बन गया ये। और ये 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गए। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था 2 मॉलिक्यूल, ये किसमें, इसके साथ जुड़ा, और देखिए ये 3 कार्बन है और ये 6 कार्बन, 6 3 9 कार्बन का कंपाउंड हो गया टोटल। तो यहां 9 कार्बन, ये 2 में बदल गया। एक तो ये बना रहा है और दूसरा ये 2 पार्ट में टूट गया। जाइलोज 5 फॉस्फेट, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये 4 कार्बन का है। 5 4 9 कार्बन इधर, 9 कार्बन इधर, बैलेंसिंग देख रहे हो। ये 2 मॉलिक्यूल बन गए और ये 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ के सेडुहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट बना रहा है। ये कितने, 7 कार्बन का कंपाउंड है। ये कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का है, ठीक है। आपने मोनोसेकेराइड पढ़े हैं, मोनोसेकेराइड 3 से लेके 10 तक हो सकते हैं, 7 कार्बन तक तो आपको यही मिल गए नाम। 4 कार्बन का ये मिल गया, 7 कार्बन का ये मिल गया, 5 कार्बन का ये मिल गया, नाम सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए। तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है वो इससे मिला सेडुहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट, सेडुहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट बना सेडुहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, और सेडुहेप्टुलोज क्योंकि ये 7 कार्बन का है, ये फिर से मिलेगा एक 3 कार्बन के कंपाउंड से, और 10 कार्बन ये फिर टूटेंगे 2 पार्ट में, राइबोज और जाइलोज। राइबोज 2 बने, जाइलोज 2 बने, ये 5-5 कार्बन के हो गए। राइबोज ने अपने आप को आइसोमराइज कर लिया, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, और जाइलोज ने भी राइबोलोज 5 फॉस्फेट, और इसमें जब एटीपी लगा देंगे, 6 एटीपी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, राइबोलोज 1 में। ये देखिए 4 ये 2 ये 6 हो गए। अब ये आर राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, इसमें जब 6 एटीपी जोड़ेंगे तो कितना बदल जाएगा, राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। तब तो सिंपल था, सिंपल था, सिंपल नहीं, सिंपल नहीं था। आओ अच्छा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक बार देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम जो पॉइंट बता रहे हैं, हम लोग कहा राइबोलोज बाइफॉस्फेट से हम काम शुरू करेंगे। यहां हमने पहला स्टेप ये बना दिया है, हमारा काम कहां से शुरू है, यहां से शुरू हुआ है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट किया है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन। पहला स्टेप खत्म। बोलो कोई दिक्कत इसमें, इक्वेशन। अब जो हमें इक्वेशन मेन फोकस में लाना, ये हमने डिटेल इसलिए पढ़ा दी कि हमारी वीडियोस आगे भी जाएंगी, कुछ आगे भी बड़े लोग भी देखेंगे इसको, जो पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी इसमें समझ में आए। आप नीट में है तो आपको किस पे फोकस करना है, आप वो समझिए। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट था, यानी आरयूबीपी था, यहां से शुरू करेंगे। आरयूबीपी किसमें कन्वर्ट हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बात खत्म हुई। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक दिक्कत आना चाहिए कार्बोक्सिलेशन में, जो दिक्कत है वो ये है कि जो एक इसी बीच में एक अनस्टेबल कंपाउंड भी बनता है। पीजीए बनने से पहले ये 3 बन गया है, इससे पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड भी बनता है,
वो अनस्टेबल कंपाउंड कभी कभार एम्स टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया है। 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बाई फॉस्फो राइबोटॉल। क्या बन गया? 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बाई फॉस्फो राइबोटॉल। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर ये अनस्टेबल कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। पहला अनस्टेबल कंपाउंड ये है, स्टेबल कंपाउंड ये। इसीलिए कहा हमने, बार बार हम बता रहे हैं आपको, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का, फर्स्ट अनस्टेबल कंपाउंड 6 कार्बन का है। समझ में आ रहा है बात? तो 3 कार्बन का ये कंपाउंड बना, 2 बन जाएंगे। ये 6 कार्बन यहां से हुए, देखिए 6 ये जुड़ गए तो 2 बन जाएंगे। तो पहला स्टेप तो आपने ये समझ लिया, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़े, अगला स्टेप देखिए, ये था कार्बोक्सिलेशन। अगला स्टेप में रिडक्शन यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमें ये इसको देखिए, रिडक्शन में 12 NADP ले लिए, ठीक, 12 NADP लग गए और उसने जैसे ही NADPH लगा, ये H इसको मिलते ही ये रिड्यूस हो गया, ये PgAl में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो 12 NADPH अब तक यूज हुए, और इससे पहले 12 ATP भी लगे, तभी तो ये इसमें बदला डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो 12 ATP 12 NADP अभी यूज हुए इस साइकिल में, RUBP के बाद। इससे पहले जो ATP थे हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं, इस वाले को हम इसके बाद काउंट कर रहे हैं। 12 ATP और 12 NADP यूज हुए। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जितने भी चाहे आप जो PgAl है और बचा हुआ ये PgAl ही टूटेंगे, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में बदल जाएंगे। PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमर। अब इन दोनों से ही आगे की रिएक्शंस चलेंगी, हमें नहीं याद करना है, हमें सिर्फ यहाँ क्या पकड़ना था, 12 ATP 12 NADP और PgAl, यानी PGA किसमें बदल गया, PgAl में। PgAl किसमें बदल जाएगा, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और PgAl मिलके क्या बना देंगे, फ्रक्टोज बना देंगे। फ्रक्टोज से आगे ग्लूकोज बन जाएगा। बात खत्म? बोलो, ये बेसिक चीजें समझ में आई? मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है अपन को, सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ना है। और इस बीच में हमें कोई ATP नहीं मिला, और जो ग्लूकोज बना उस ग्लूकोज से सुक्रोज बन गया, और सुक्रोज से फिर हमारा स्टार्च बन गया। यहां तक हमारा काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत? यानी उस गोले में से नीचे उधर निकाल ले गए। आपने NCERT का जो गोला देखा, उस गोले में हम यहां से आए और यहां चले गए। अब जो बचे हुए PGA हैं, जो PGAl, वो PGAl वापस से रीजनरेशन में जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? रीजनरेशन में जाते टाइम हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये सारे स्टेप। स्यूडोहेप्टेलोज भी मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, स्यूडोहेप्टेलोज से एरिथ्रोज, जाइलोज, ये दो चार नाम आप याद रखेंगे। और होते हुए हमें मिल गया राइबोलोज, और राइबोलोज को कन्वर्ट करेंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। तो यहां 6 ATP फिर लग रहा है, 12 ATP वहां लगे, 6 यहां लगे, 12 6 18 ATP लग गए। और NADPH कितने लग गए थे टोटल, 12 लगे थे ना। यानी थर्ड स्टेप जो हमारा है रीजनरेशन वाले में 6 ATP लग रहे हैं, रिडक्शन वाले में 12 ATP और 12 NADPH लग रहे हैं। इस बात को समझ में आ गई? यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया समझ में? आओ फिर इसको एक बार हम बना लेते हैं। देखो, हमने कहा हमारे पास RUBP था, ठीक, इसको हम सिर्फ और सिर्फ फिक्स कर रहे हैं। यहां हमने 6 RUBP लिए थे, 6 मॉलिक्यूल, और इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बना क्या, 3PGA, यही बना। PGA को हमने बदला, ATP लगाया यहां 12। क्यों? देखिए यहां ये बने कितने, 6 मॉलिक्यूल थे, 6 मॉलिक्यूल थे, ये कितने बन गए, 12। कैसे बने बता, बोलो। ये 12 कैसे बन गए PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अरे ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए ये 12 बने ना नंबर में। वैसे 6 का बनता। हाँ, वरना 6 वाला बनता, 6 वाला अनस्टेबल था, उससे 1 से रूट के 2 बने, तो 6 दूनी 12 हो गए, तो 12 ही बन गए। अब यहाँ 12 ATP लगे, ठीक है, 12 ATP लगे, जिसने बदल दिया इसे DPGA में।
और 12 NADP लगे, जिसने इसे बदल दिया PGAL में। समझ में आई बात? इस स्टेप को क्या कह दिया हमने, यहां से यहां तक का स्टेप क्या कहलाया, रिडक्शन। ये स्टेप यहां से यहां तक का क्या कहलाया, कार्बोक्सिलेशन। बोलो। अब इस PGAL से कुछ कंपाउंड मिलते रहे और मिलते मिलते फ्रक्टोज बना और फ्रक्टोज बनते हुए ये यहां चला गया। कुछ PGAL आगे की तरफ गए और इनमें 6 ATP लगे। सॉरी, पहले ये बन जाएंगे सेडोहेप्टोलोज, फिर जाइलोज, फिर राइबोज या राइबुलोज 5-फॉस्फेट। और राइबुलोज 5-फॉस्फेट से जब आरयूबी बनाएंगे तो 6 ATP लग जाएंगे। ठीक, ये क्या कहलाया, ये स्टेप पूरा हमारा रीजनरेशन। बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ स्टार्च या सुक्रोज या यहाँ ग्लूकोज। समझ में आई बात? ठीक, तो अब ATP पकड़ो, टोटल ATP कितने हुए फॉर 6 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड से हम लेके चल रहे हैं, टोटल 18 ATP हुए और 12 NADH और 12, हाँ यहाँ पे 12 NADP बन गए, NADPH। समझ में आई बात? यानी NADPH क्लियर? ठीक। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड थे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड थे। ठीक, चलो अब देखो, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बदल गए, ग्लूकोज में बदल गए। ATP किसमें बदल गए, ADP में। NADP NADPH+H पॉजिटिव ले लो बस। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 18 ATP और 12 NADPH लगते हैं। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने लगेंगे? एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिवाइड कर दो 6 से। एक के लिए 3 ATP और 2 ATP और 2 NADPH। ठीक, समझ में आ गई बात है? नहीं, क्वेश्चन यहाँ ही पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अब सुनो, कार्बोक्सिलेशन में क्या ATP NADP की जरूरत है? नहीं। रिडक्शन में कितने ATP, कितने? 12 ADP और एक कार्बन के लिए 3 ATP और 2 ATP एंड 2 NADPH और 1 CO2। पकड़े क्वेश्चन के आंसर को। रीजनरेशन में कितने ATP, कितने NADP? एक ATP फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ATP फॉर 1 CO2। क्लियर है मेरी बात? यस सर, नहीं, हो गई। 6 के लिए लेके चले थे, 1 पे आ गए, तो 6 का कर लो चाहे 1 का कर लो, बात एक ही आ जाएगी। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया पूरा? अब NCERT पे देखो जरा इस पॉइंट को, देखो एक एक स्टेप हम पढ़ ले रहे हैं NCERT का। कार्बोक्सिलेशन वही है, सिंपल, जोड़ना है कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना? कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, हमने कहा कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 कार्बन का होता है, इसलिए ये C3 साइकिल कहलाएगा। ठीक है, रूबिस्को की हेल्प से कर रहे हैं काम। फिर आगे आओ, अगला स्टेप क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में पकड़ो, रिडक्शन क्या कह रहा है, ये सीरीज है रिएक्शन की जिसमें 2 मॉलिक्यूल किसके चाहिए, ATP के, और 2 चाहिए हैं हमारे NADPH के। कहीं लिखा है इसने? नहीं कहा इसने, लेकिन हम बता दे रहे हैं 2 NADPH के, ये 2 NADPH और 2 ATP चाहिए एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद रीजनरेशन आ जाओ, एक चाहिए ATP। बोलो, कोई दिक्कत? यही तो था C3 साइकिल, क्या बहुत टफ था?
ये तो बच्चों वाला था यार, रिएक्शन समझ में आ गई तो सब पूरा सॉल्व। खत्म सर। अब क्या मतलब बच्चे जान लोगे, आप C4 पे आते हैं? तो वो अगली नहीं नहीं वीडियो नहीं, में- नहीं अगली वीडियो नहीं, सर फटाफट निपटा रहे हैं। ठीक है चलो भैया, अच्छा तुम कह रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसको C4 हाँ। कैम और बाकी साइकिल कर लेंगे। ठीक है चलो।